मेरी आज की स्टोरी बहुत से मायनों में अलग है और उतनी ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी, क्योंकि इस स्टोरी की वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से पूरे देश के अंदर एक नई सज़ा का ऐलान किया गया और उसके बाद वो सज़ा कभी किसी को नहीं दी गई। दूसरा, आज तक उस देश के लोग इस इंसिडेंट को एक एग्जाम्पल मानते हैं अपने बच्चों को थोड़ा बहुत डराने के लिए कि सो जा सो जा वरना भूनपैंग आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ होता है कि बूगी मैन आ जाएगा या फिर हस्तर आ जाएगा, वैसे ही वहाँ के लोग इस इंसिडेंट को आज कहते हैं कि सो जाओ वरना बून पैंग आ जाएगा। इस इंसिडेंट ने लोगों की ना सिर्फ आस्था को ठेस पहुंचाई बल्कि इतने सारे लोगों का विश्वास तोड़ा, क्योंकि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले खुद जब उन्होंने इस केस के अंदर इस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट को जाना तो नहीं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं बाबूजी, हमारे बस की बात नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। बट उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और दिल दहला देने वाला एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लेट्स डाइव इन। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें थाईलैंड के चाओ प्राया रिवर के पास जाना पड़ेगा और टाइम था जनवरी 1918 का, जब कुछ मछुआरे दोपहर के टाइम पर अपनी फिशिंग बोट को लेकर इस नदी में आगे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आगे अपना जाल डाला हुआ था। उस जाल को ही अब वो कलेक्ट करने वाले थे। तो जैसे ही वो इस जाल के पास पहुंचे, बट जाल तो उन्हें दिख रहा था, साथ में एक और बड़ा सारा डब्बा जो कि इसी नदी में ऊपर तैरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सो इन लोगों ने उस डब्बे को बहुत ही एक्साइटमेंट से देखा और सोचा कि इसके अंदर कुछ हो सकता है, खजाना टाइप। तो उन्होंने तुरंत अपनी बोट, उसके पेडल्स मारने शुरू कर दिए ताकि वो जल्दी से इस डब्बे तक पहुंच सके। फाइनली इस डब्बे तक पहुंचकर उन लोगों ने मिलकर, बहुत हैवी सा था वो डब्बा, उस डब्बे को उठाकर पानी से अपनी बोट में रखा और कहा कि जाल को बाद में देखेंगे, पहले किनारे पर चलते हैं, इस डब्बे को खोलकर देखते हैं, क्या पता इसके अंदर कोई खजाना हो तो हमें जाल वगैरह कभी ना ही समेटना पड़ेगा ना ही फेंकना पड़ेगा, जिंदगी ऐसे ही बन जाएगी, बाबूजी बनकर रहेंगे। ये लोग अपनी बोट को किनारे पर लेकर गए, उस डब्बे को जमीन पर उतारा और जैसे उसके ताले को तोड़कर उस डब्बे को खोला तो सबसे पहले तो उस डब्बे में से बहुत सारी गैस बाहर निकली। इतनी गंदी जहरीली टाइप की गैस, इतनी गंदी बदबूदार थी वो कि वहां खड़े सभी लोगों के नाकों के बाल जल गए होंगे। बट फाइनली जैसे वो गैस छटी और सभी लोगों ने उस डब्बे के अंदर देखा तो सभी लोगों ने उस डब्बे को ऐसे ही छोड़ दिया, पीछे की तरफ हो गए, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे जो अंदर देख रहे थे क्या वो सच था। जी हाँ, इस डब्बे के अंदर एक महिला की लाश थी, वो भी 8 टुकड़ों में कटी हुई। इस महिला के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर गैस बन चुकी थी, मतलब कि देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों पहले इस महिला को काटकर इस डब्बे के अंदर बंद किया हो और उसके इंटरनल ऑर्गन्स सड़ चुके हों। और ना सिर्फ सड़ चुके थे बल्कि जो उसका टॉर्सो था, पेट में से तो उसकी आंतड़ियों के अंदर ऐसी गैस बनी कि वो फटकर बाहर की तरफ आ चुकी थी। इतना गंदा सीन, वो यकीन नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो कैसे सकता है। इनफैक्ट उस महिला के दोनों हाथों और पैरों को पीछे की तरफ बांधा हुआ था, बेशक वो कटे हुए थे लेकिन उनको रस्सियों से बांधा हुआ था, और तब उसको बहुत ही नीटली तरीके से इस डब्बे के अंदर पैक करके यहाँ फेंका गया था। पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया और जब पुलिस वालों ने आकर देखा तो उनके सामने भी ऐसा कुछ पहली बार आया था, क्योंकि 1918 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पर ऐसे ब्रूटल क्राइम रेयरली ही देखने को मिलते थे। बट पुलिस वालों ने जैसे तैसे उस डब्बे में से लाश को एक एक करके उसके पार्ट्स को बाहर निकालना शुरू किया ताकि वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका पोस्टमार्टम करवा सकें। बट जैसे वो उस डब्बे में से लाश को बाहर निकाल रहे थे तो ना सिर्फ उस लाश के अंदर से उसका जो डिकेइंग फ्लूइड होता है हमारी बॉडी का खुद का, अगर काफ़ी टाइम तक लाश को संभाला ना जाए तो उसके अंदर से एक फ्लूइड सा निकलने लगता है, तो फ्लूइड साथ में कीड़े वगैरह सब कुछ बाहर टपक रहे थे। एक एक करके पीसीस को बाहर निकाला गया। पर जब पुलिस वालों ने टॉर्सो पूरा उठाया, गर्दन से लेकर नीचे धड़ तक का पूरा इस तामझाम उठाया, उस तामझाम के अंदर ना सिर्फ आंतें फटी हुई थी बल्कि इस महिला की छाती को भी काटा गया था। और ना सिर्फ काटा गया था, जब पुलिस वालों ने उस छाती को, जैसे ऊपर वो कट लगे हुए थे, उनमें से एक कट को थोड़ा सा और खोल कर देखा, क्योंकि पुलिस वालों को बाहर से ही कुछ अजीब दिख रहा था। असल में इस महिला की छाती के अंदर बड़ी सारी लकड़ी, इसका ब्लॉक गुटका था, वो ठूसा हुआ था। जी हाँ, जिसने भी इस महिला को मारा था वो नहीं चाहता था कि ये कभी डब्बा तैर कर वापस ऊपर आए, इसलिए उसने इस महिला की छाती के अंदर वेट डाल दिया, भार डाल दिया ताकि ये नीचे ही पड़ा रहे बॉटम पर। बट उसको शायद ये अंदाजा नहीं था कि मरने के बाद बॉडी के अंदर गैसेस बनती हैं और ये डब्बा पूरी तरीके से पैक्ड था। और जैसे वो गैसेस बननी शुरू हुई, इस डब्बे के अंदर गैस इकट्ठी हुई और ये तैरकर पानी के ऊपर आ चुका था। बट पुलिस वालों ने उस छाती में से ब्लॉक को भी बाहर निकाला और सारे तामझाम को अपने साथ झोले में डालकर
हॉस्पिटल लेकर गए। पुलिस वालों ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। विक्टिम की पहचान करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेहरा और पूरा शरीर इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, पहचान करना तो नामुमकिन था। दूसरा, पुलिस वालों ने पता लगाना शुरू कर दिया कि ये डब्बा आखिर तैरते तैरते कहाँ से आया होगा। बट अभी सिर्फ 3 दिन ही बीते थे कि तभी एक रिक्शा वाला पुलिस स्टेशन में पहुंचा और उसने बताया कि जनाब, मुझे इस केस के बारे में पता लगा और जैसे ही मैंने इस डब्बे को देखा तो मैं समझ चुका था कि ये डब्बा किसका है। पुलिस वालों ने पूछा कि हाँ भाई बता किसका है। उसने कहा कि जनाब, इस डब्बे को मैंने ही उस नदी के अंदर गिराया था और मुझे इस डब्बे को गिराने के लिए कहा गया था। पुलिस वालों ने कहा कि हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तेरे को पता भी था क्या इस डब्बे में क्या है? रिक्शा वाले ने साफ मना कर दिया कि नहीं जनाब, मुझे नहीं पता था और मैं तो अब समझ पा रहा हूँ कि मुझसे क्या करवाया गया। असल में मुझे ये काम करने के लिए बून पेंग ने कहा था। अब जैसे ही पुलिस वालों ने बून पेंग का नाम सुना, उनके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बून पेंग इस पूरे शहर का सबसे जाना माना व्यक्ति, सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाला व्यक्ति। लोग उसके आगे हाथ पैर जोड़कर खड़े रहते। और जब पुलिस वालों ने सुना कि उसको ये काम करने के लिए बून पेंग ने कहा था, उनको विश्वास नहीं हुआ। बट ये रिक्शा वाला इस केस के अंदर एक बहुत ही मेन लीड बनकर आया, एक ब्रेक थ्रू बनकर आया, जिसमें ये आगे चलकर गवाही भी देगा। बट अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये बून पेंग था कौन। असल में बून पेंग का जन्म 1890 में द टैन नाम के थाईलैंड के एक इलाके के अंदर हुआ था। बट जब बून पेंग सिर्फ 5 साल का था तब उसके चाइनीज पिता, उसकी मौत हो चुकी थी। और जब बून पेंग सिर्फ 6 साल का था तब उसकी थाई माता, उसकी भी मौत हो चुकी थी। सो बहुत ही छोटी उम्र में बून पेंग ने अपने माता पिता को खो दिया, जिसके बाद बून पेंग को मजबूरन अनाथालय के अंदर रहना पड़ा। उसके पास रहने के लिए खुद का कोई घर नहीं था, उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था। और तब इसी अनाथालय के अंदर रहते हुए थाईलैंड के ही एक लोकल कपल ने उसको गोद ले लिया। और सच में ये जिंदगी उसके लिए स्वर्ग जैसी थी, क्योंकि उसको माता पिता के नाम पर लिटरली भगवान मिल चुके थे। इतना ज़्यादा प्यार उन लोगों ने अनाथ आश्रम से उठाए हुए बच्चे को दिया कि बून पेंग को तो याद भी नहीं होगा कि उसके माता पिता थे कैसे। धीरे धीरे जैसे बून पेंग बड़ा होता रहा, बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल उसकी बन चुकी थी, अच्छी पढ़ाई लिखाई उसने करी। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होने के साथ आसपास के लोगों ने और साथ में इस फैमिली ने भी नोटिस किया कि बून पेंग बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो बहुत सुंदर दिखता है। बस आप सोच कर देखिए, 12-13 साल का एक बच्चा जब सड़क से गुजरता तो हर महिला उसकी तरफ पलट कर देखती। आसपास रहने वाले लड़कों को तो उससे जेलसी तक होने लगी थी। बट वो कहते हैं ना कि रूप रोता है कर्म खाता है। रूप यहाँ पर उसका सच में रोया, क्योंकि उसको कर्म करने की आदत ही नहीं थी। बचपन से लेकर अभी तक उसने सिर्फ बैठ कर खाया था। उसके माता पिता ने जो भी कुछ उसको चाहिए था वो घर पर ला कर दिया। अब उसके माता पिता धीरे धीरे बुढ़ापे के अंदर आ चुके थे, तो मजबूरन उनको जरूर थी बून पेंग की कि वो उनके खेतों का ध्यान रखे, उसके अंदर फसलों का ध्यान रखे। बट बून पेंग ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, तुम लोग अपना खेत संभालो और मुझे यहीं बैठे बिठाए खाना ला कर दो। और बजाय कुछ काम धंधा करने के, अपनी जिंदगी आगे सेटल करने के, इस बून पेंग का ध्यान कहीं और ही था। शायद आपने अभी तक अंदाजा लगा भी लिया होगा, इसको अच्छा लगता था काला जादू, ब्लैक मैजिक इसको बहुत ज़्यादा पसंद था। इसने उससे रिलेटेड किताबें पढ़नी शुरू कर दी, उनसे रिलेटेड लोगों से मिलना शुरू कर दिया। इसको अच्छा लगता था दूसरी दुनिया के बारे में जानना, किसी को अपने जादू से अपना बना लेना या फिर किसी का घर तुड़वा देना, इस टाइप की चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके अलावा इस बून पेंग ने लव पोशन की भी प्रैक्टिस करी। लव पोशन एक तरीके की ब्लैक मैजिक के अंदर ये क्रिया होती है, जिसका मतलब होता है कि आप अगर किसी के ऊपर ये कर दें तो वो बंदा आपके प्यार के अंदर इस तरीके से अनकंट्रोलेबली पड़ जाएगा कि आप चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़वा पाएंगे। वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार देना चाहेगा। और यही कुछ अब ये बून पेंग सीखने वाला था। और अपने जैसे ही लोगों को ढूंढते हुए एक दिन बून पेंग एक मंदिर में पहुंचा। और जब वो उस मंदिर के अंदर पूजा करके बाहर वापस आ रहा था, तब उसको एक बूढ़ा बंदा जिसके माथे के ऊपर अजीब सा टीका वगैरह लगा हुआ था, उसने अपने हाथों के ऊपर ड्राइंग्स बना रखी थी, आगे कुछ किताबें थी, वो बंदा दिखाई दिया। बून पेंग तुरंत उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि आप ये सब कुछ क्या करते हैं। तब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि मैं काला जादू सिखाता हूँ। और यही तो चीज़ बून पेंग को चाहिए थी। बून पेंग उस आदमी के पास डेली जाने लगा, अपने माता पिता को बिना बताए, अपने स्कूल को बंक करके, बिना किसी को कुछ बताए ये घर से जाता, सीधा उस बूढ़े आदमी के पास जाता, दोनों मिलते बैठते और वो बूढ़ा आदमी अब इस बून पेंग को काला जादू सिखाने लगा। अब ये सब कुछ बून पेंग की जिंदगी में चल रहा था, तो ऑब्वियसली उसके माता पिता को थोड़ी बहुत भनक तो लग गई कि आखिर उनका बेटा ये कर क्या रहा है। उन्होंने
बून पेंग को स्टॉक करना शुरू कर दिया और पता चला कि फाइनली उनका बेटा किस चक्रों में पड़ चुका है। वो घर के अंदर जब भी आता तो आपस में ही अपने आप मुंह में बड़बड़ाता रहता, आपस में बातें करता रहता, पता नहीं किस किस लोगों के नाम ले रहा था, कैसी कैसी किताबें पढ़ रहा था। उसके बूढ़े माता पिता बेचारे ये उम्मीद कर रहे थे कि ये बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा, उनकी जमीन जायदाद को संभालेगा, लेकिन नहीं, इसको तो चाहिए था काला जादू। इसकी असलियत जैसे इसके माता पिता को पता चली तो उनके मन में एक डर बैठ गया कि ना सिर्फ ये इस काम के अंदर जो ये कर रहा है ये खुद को हर्ट कर सकता है, बल्कि अपने माता पिता को भी नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर बाहर जो भी कोई लोग हैं, अनजाने लोग, उनके ऊपर भी कुछ ये काला जादू टाइप का करके उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत इस बून पेंग को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब कहीं और उसके पास जाने के लिए जगह थी ही नहीं, तो सीधा ये बून पेंग उस टाइम के बैंकॉक के डाउनटाउन इलाके में गया और वहां ना सिर्फ उसने ब्लैक मैजिक को पढ़ा, बल्कि उसने इस काले जादू को बेचना भी शुरू कर दिया। वो ना सिर्फ लोगों की समस्याओं को काले जादू से सुलझा रहा था, ऐसा लोगों को लग रहा था, बल्कि वो अपना चार्म भी बेचता, मतलब कि अपनी स्मार्टनेस से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, लोगों के उसके ऊपर विश्वास होता जा रहा था। और सिर्फ एक 20 साल का लड़का अब एक मॉन्क बन चुका था। बैंकॉक के सबसे पुराने मंदिर के अंदर उसने अपना ठैया लगाया जहाँ पर वो बैठता था, और लोग ना सिर्फ बैंकॉक से या फिर थाईलैंड से बल्कि ऑल ओवर द ग्लोब उस टाइम पर जिसको पता लगता कैसे एक 20 साल का लड़का मॉन्क बन चुका है, चलो उसके पास उसका आशीर्वाद लेने चलते हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पर आने लगे सिर्फ इसको देखने के लिए, इसको फील करने के लिए। मंदिर वाले भी खुश थे कि इससे उनकी मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है, लोग आते रहते हैं, यहाँ पर दान पुण्य करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि अब इस बून पेंग ने ना सिर्फ लोगों को काला जादू दिखाया, बल्कि उसने लोगों को फेक प्रोमिसेस सेल करने शुरू कर दिए। झूठे वादे वो उनके साथ करता। खास तौर पर महिलाएं एक तो पहले ही उसके अट्रैक्टिव लुक से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, दूर दूर तक लाइन लगाकर खड़ी रहती, क्योंकि सभी को ये दिक्कत थी कि या तो उनका पति छोड़ गया, या फिर उनका बॉयफ्रेंड छोड़ गया, या फिर इन दोनों के आपस में बन नहीं रही। ऐसी समस्याएं लेकर वो मॉन्क के पास जाने लगे। और इन महिलाओं में ज़्यादातर थाईलैंड की बहुत ही अमीर या फिर हायर क्लास की महिलाएं शामिल थी, जिनको या तो कोई सुख नहीं मिल पा रहा होगा, और वो सुख लेने के लिए वो इस मॉन्क के पास आने लगी। और इस मॉन्क ने स्पेशली उन महिलाओं को रातों को बुलाना शुरू कर दिया। इस मॉन्क ने सभी महिलाओं को बताया कि हम रात के टाइम पर रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे, और इन रिचुअल्स के नाम पर आप सभी को पता है कि यहाँ क्या होता है, ना सिर्फ भारत में बल्कि वहाँ भी उस टाइम पर भी हो रहा था। जी हाँ, संबंध बनाना। इस मॉन्क ने जितनी भी महिलाएं रात को उसके पास आती रिचुअल्स के बहाने, वो उनके साथ संबंध बनाने लगा झूठे प्रोमिसेस के साथ। बट शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो होता है उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह यही है कि अगर उसने किसी के साथ संबंध बना लिए तो वो एक मॉन्क नहीं रहा। धीरे धीरे ये खबरें बाहर आने लगी, वो महिलाएं भी सामने आने लगी जिनके साथ इस बून पेंग ने संबंध बनाए थे। और जैसे ये खबर मंदिर के संचालकों तक पहुंची तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई इसको लात मारकर वापस इस मंदिर से बाहर निकालने में, क्योंकि कोई भी बड़ा मंदिर अपनी रेपुटेशन के साथ नहीं खेल सकता। यहाँ उन मंदिर वालों ने इसे बाहर निकाल दिया। अब दोबारा से ये बून पेंग सड़कों पर था और इसके पास कहीं जाने के लिए जगह भी नहीं थी। बट ये बून पेंग अगेन नहीं रुका। ये दोबारा से बैंकॉक डाउनटाउन के एक और पुराने और बहुत ही रेप्यूटेड मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। बट इसको वहां पर बैठा देख जो लोग डेली मंदिर में आया करते थे, इसको तुरंत पहचान गई कि इसको तो वहां से लात मार कर निकाला था और अब ये यहाँ आकर बैठ चुका है। लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर इसको टॉक सके या फिर बोल सके, या फिर मंदिर का जो प्रशासन था उसको जाकर इसकी शिकायत कर सके, क्योंकि अब की बार ये बून पेंग और ज़्यादा डार्क होने वाला था। मंदिर वालों ने उसको रहने के लिए मंदिर के परिसर में ही एक क्वार्टर भी दिया, और उसी क्वार्टर के अंदर लिटरली उसने जुए का अड्डा बना दिया। वो स्पेशली महिलाओं को जुआ खेलने के बहाने यहाँ पर बुलाता, उनको बताता कि इस जुए को खेलने से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और अगर तुम कुछ हारी तो जिंदगी में जीत जाओगी, और अगर तुम कुछ जीती तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें जरूर मिलेगा। ये बात महिलाओं को पता नहीं कैसे अच्छी लग रही थी, उनको कुछ समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था, या फिर सारी ही माल पीकर भंड हो चुकी थी। सारी महिलाएं यहाँ पर आने लगी और अलग अलग महिलाओं के साथ इस बून पेंग का अफेयर दोबारा से शुरू हो चुका था। ये तो सिर्फ वो चीजें थी जो दुनिया के सामने थी, कि पता था उनको कि इस क्वार्टर के अंदर ये सब कुछ होता है, बून पेंग महिलाओं के साथ ये सब कुछ करता है। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ इस अपार्टमेंट के अंदर चल रहा था। और पूरे 9 सालों तक इस बून पेंग को किसी ने टच तक नहीं किया। ये जो मन करे वो कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बहुत ही अमीर महिलाओं के साथ कनेक्शन थे, बहुत मोटा पैसा उसने आगे प्रशासन को भी खिला रखा था। और इन सब की शुरुआत हुई एक ज्वेलरी शॉप ऑनर के साथ,
बून पैंग को ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक, इसलिए उसने अपने एक फॉलोवर को कहा कि जाकर शहर में सबसे बढ़िया ज्वेलर उसको पकड़ कर लेकर आओ, देखते हैं उसके पास क्या क्या है और अच्छी लगेगी तो खरीद लेंगे। इसलिए वो फॉलोवर उठकर एक ज्वेलरी शॉप पर गया और उसके ओनर को कहा कि आपके पास जो भी बढ़िया बढ़िया आइटम्स हैं उनको उठाओ, क्योंकि बून पैंग महाराज जी ने मंगवाया है, उनसे जाकर मिलो एक बार आप। तो वो ज्वेलरी शॉप वाला अपने साथ काफ़ी सारे हार जेवर वगैरह ये सारा कुछ उठाकर बून पैंग के पास गया उसके अपार्टमेंट में। अब एक एक करके वो चीज़ बून पैंग को दिखाने लगा। बून पैंग को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद भी आ चुकी थी, लेकिन उसको पसंद नहीं था सिर्फ एक ज्वेलर। बजाय उससे कुछ खरीदने के उसने तुरंत एक बड़ा सारा तार लेकर, बून पैंग ने खुद एक बड़ा सारा तार लेकर उस ज्वेलर के गले में डालकर ऐसे खींचा कि वो ज्वेलर ऑन द स्पॉट मर गया। वो ज्वेलर जो भी कुछ सामान लेकर आया था वो सारा कुछ अब बून पैंग का हो चुका था, लेकिन अब एक समस्या थी, एक लाश जिसको ठिकाने लगाना था, इससे कैसे छुटकारा पाए। तब बून पैंग ने ऐसे काफ़ी सारे डब्बे, ये जो खजाने के टाइप के डब्बे होते हैं ना, जो खुलते हैं ऐसे, वो चेस्ट जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे डब्बे ऑर्डर किए और उनमें से एक डब्बे के अंदर अपने फॉलोवर्स को कहा कि एक काम करो, इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट दो इसकी लाश को। उसके फॉलोवर्स ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे कि आगे क्या हो सकता है, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, अंधी भक्ति के अंदर उन्होंने उस ज्वेलर की लाश को काट दिया, उस चेस्ट के अंदर भर कर। बून पैंग ने कहा कि एक काम करो, इसको भी एक रिक्शा के अंदर लोड करके बाहर ले जाओ और वो जो नदी बहती है ना बैंकॉक के अंदर, उस नदी के अंदर डंप कर दो। एक रिक्शा के अंदर उस चेस्ट को लोड किया गया और वो फॉलोवर साथ गए और उस तिजोरी जैसे डब्बे को उस नदी के अंदर फेंक कर वापस आ चुके थे। बट उस टाइम पर एक खजाने के टाइप का डब्बा एक रिक्शा के अंदर लेकर जाना ये सबके लिए अजीब बात थी, क्योंकि ऐसा कुछ कभी किसी ने नहीं देखा था। मई 1917 में वो चेस्ट भी पानी के ऊपर तैरती हुई लोगों को मिल गई और जब लोगों ने उसको खोल कर देखा तो सभी बहुत ज़्यादा हैरान। अंदर एक गली सड़ी लाश थी, आदमी की थी, औरत की थी, ये भी पहचान में नहीं आ रहा। पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया। पुलिस वालों ने जब छानबीन करी तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि विक्टिम की पहचान ही नहीं हो पा रही थी, इतनी ज़्यादा सड़ गल चुकी थी वो लाश। इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन तो तब आगे बढ़ती जब किसी के ऊपर कोई सस्पेक्ट हो या फिर पुलिस को किसी के ऊपर शक हो। यहाँ तो दूर दूर तक कोई मॉन्क ऐसा कुछ करेगा ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद उसने 5 और महिलाओं की, स्पेशली अमीर अमीर महिलाओं की, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया। वो उनको अपने पास बुलाता, एक एक करके वो महिलाएं आती और कमाल की बात यहाँ ये थी कि उनके साथ अफेयर शुरू करने के बाद वो उनके साथ संबंध बनाता और जब वो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती तो उस बच्चे के साथ उस महिला से भी छुटकारा पाने के लिए सभी के साथ यही करता। और उसके फॉलोवर्स अगेन जो भी वो कहता वही छोटे छोटे पीसेज में काट कर एक अलग से तिजोरी वाले डब्बे में डालकर रिक्शा में लोड करके लेके जाते और उसी नदी के अंदर फेंक आते। अब एक और महिला 20 साल की, सिर्फ प्रिक नाम की वो महिला, वो भी कुछ ऐसे ही अपने घर वालों से परेशान थी और वो भी मदद मांगने के लिए बून पैंग के पास आई। प्रिक की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार के अंदर हुई थी, लेकिन शादी के सिर्फ अभी 2 ही साल बीते थे। 20 साल की प्रिक को ये फील होने लगा कि उसको सब कुछ मिल चुका है, उसके पास पैसा है, दौलत, शोहरत, सब कुछ है, इज्जत है, लेकिन अफेक्शन नहीं है। उसका पति उसको टाइम नहीं देता, ना ही उसके साथ सोता है, ना ही उससे ठीक से बात करता है। तो ये कुछ दिक्कतें प्रिक को फील होने लगी और तब प्रिक को पता चला कि बून पैंग उसके शहर के अंदर रहता है और वो सभी इन चीज़ों का इलाज करता है। तो प्रिक ने सोचा कि क्यों ना वो भी जाकर एक बार बून पैंग से मिले। प्रिक ने जाकर सब कुछ बून पैंग को बताया कि उसकी शादी कब हुई थी, कैसा उसका भी सब कुछ चल रहा है। उसने एंड में सिर्फ यही कहा कि मुझे मेरे पति का प्यार वापस चाहिए, वो किसी और लड़की के चक्करों में घूमता है, बिजनेस अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन फिर भी प्यार नहीं है, और जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ कुछ करिए, कुछ ऐसा काला जादू टाइप करिए, मंत्र मारिए कि वो मेरा पति मेरे पास वापस आ जाए। बून पैंग को प्रिक का इतिहास पता चल चुका था कि इसके पास पैसा बहुत मोटा है। अब इस टाइम पर सबसे पहले तो इस बून पैंग को प्रिक का पैसा दिखा। बून पैंग ने प्रिक के सामने ये नाटक रचा कि वो उसको पसंद करने लगा है। धीरे धीरे प्रिक भी उसके पास मिलने आने लगी और प्रिक को बहुत अच्छे से पता था कि इस बून पैंग की रेपुटेशन पूरे शहर के अंदर कैसी है। ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई प्रिक ने अपने आप को पूरा का पूरा इस बून पैंग के हवाले कर दिया। शायद हो सकता है प्रिक को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो ये बून पैंग, क्योंकि उसका चार्म बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। या फिर हो सकता है इस बून पैंग ने कुछ ऐसे फेक प्रोमिसेस किए हो जिसके जाल में बेचारी प्रिक फंस गई हो। कुछ भी हुआ हो, ये दोनों आपस में रिलेशनशिप के अंदर आ चुके थे। प्रिक और बून पैंग के रिलेशनशिप को चलते हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही बीते थे कि एक दिन सडनली बिना बुलाए प्रिक ने आकर बून पैंग को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। प्रिक को लग रहा था कि ये बात सुनकर बून पैंग बहुत ज़्यादा खुश होगा, वो उसके साथ सेलिब्रेट करेगा, बट बून पैंग ने इस बात को इग्नोर कर दिया, उसकी बात ठीक से सुनी तक नहीं और कह दिया कि नहीं, ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता,
प्रिक ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मेरा पति मेरे साथ सोता नहीं है, ये बच्चा आपका ही है और आपको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बूनपेंग को एकदम से टेंशन हुई कि अब ये क्या बीमारी आ गई, मैं इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने वाला। बूनपेंग ने क्लियरली प्रिक को कह दिया कि देखो हमारे बीच में रिलेशनशिप था, ऑब्वियसली अभी भी है, लेकिन मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं कर सकता। मैं शादी करूंगा, एक और लड़की है जिसका नाम टैट, उससे मेरा शादी का प्लान है, इसलिए तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मेरे ऊपर मत डालो। बट इस मोमेंट पर प्रिक ने सीन क्रिएट करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली उसका गुस्सा जायज था, वो तो उसके ऊपर विश्वास कर चुकी थी, लेकिन यहाँ विश्वास थोड़ा सा इस बूनपेंग ने। और अब इस सीन क्रिएशन के बाद बूनपेंग समझ चुका था कि जो अब तक रिलेशनशिप इसके साथ चलता आ रहा था वो अब सिर्फ रिलेशनशिप ना रहकर बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी है। ना सिर्फ उसको इस प्रिक को पालना पड़ेगा बल्कि इसके बच्चे को भी पालना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इन दोनों को ही एक साथ अपनी जिंदगी से हटा दूं। इस इंसिडेंट के तकरीबन 3 दिनों बाद प्रिक के घर पर एक लेटर आया। प्रिक ने जैसे उसको खोल कर पढ़ा, ये लेटर बूनपेंग की तरफ से था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि प्रिक, जो तुमने मुझे एक नेकलेस दिया था ना मुझे पहनने के लिए, वो नेकलेस मैं तुम्हें रिटर्न करना चाहता हूँ, तो आप एक बार प्लीज़ मुझसे आकर मिलो और हम बैठकर बात करते हैं। इस बात के ऊपर प्रिक को विश्वास भी हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार बैठकर बात कर ली जाए, क्या पता कोई रास्ता निकल जाए। और वो उसके बुलाने पर बूनपेंग के पास चली भी गई। थोड़ी देर तक ये दोनों बूनपेंग के ही अपार्टमेंट के अंदर आपस में बातें करते रहे, धीमी धीमी आवाज़ में। बाहर किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और इस मीटिंग के बीच में ही बूनपेंग किसी मोमेंट पर खड़ा हुआ होगा। उसने पीछे से आकर प्रिक को पकड़ा, ऐसे पीछे से हग करने के लिए, लेकिन यहाँ वो हग नहीं कर रहा था बल्कि उसकी पकड़ धीरे धीरे टाइट होती जा रही थी। और एक मोमेंट पर आकर उसने अपना एक हाथ हटाया, प्रिक को पीछे से पकड़ा और दूसरा हाथ प्रिक के गले में लगाकर इतनी जोर से दबाया कि प्रिक की चीखें तक नहीं निकल पाई। वो बोलना चाह रही थी, वो चिल्लाना चाह रही थी, वो सांस लेना चाह रही थी, लेकिन तीनों में से कुछ नहीं हो पाया। जब उसने अपने दोनों हाथ प्रिक के ऊपर से हटाए तो प्रिक की लाश आगे मौजूद टेबल के ऊपर जाकर गिर चुकी थी। और तब उसने अपने एक फॉलोवर को अंदर बुलाया और कहा कि अब मैं इसकी बॉडी का क्या करूं। उसके फॉलोवर ने पहले प्रिक को देखा, उसकी सांसें चेक करी और बाद में बूनपेंग की तरफ देखा और कहा कि जो हम आज तक करते आए हैं वही करेंगे, आप कहो तो हम इसको भी काट देते हैं। तब इसने कहा कि ठीक है, इसको भी ठिकाने लगाओ। तब इस बूनपेंग के फॉलोवर ने उस लाश को काटना शुरू किया और ना सिर्फ काटा बल्कि बूनपेंग ने कहा था कि ये लाश ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी लाश हम उस नदी के अंदर डंप करते हुए आए हैं वो बार बार तैर कर ऊपर आ जाती हैं कुछ दिनों में, इसकी लाश ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसको भारी कर दो ताकि ये अंदर ही पड़ी रहे। और तब उसके फॉलोवर ने उसकी छाती के अंदर भी चीरा लगाया, दोनों हाथ पैर अलग करे, हाथ पैरों को पीछे की तरफ बांध दिया, बांध कर काटा था और काट काट कर छाती के अंदर चीरा लगाकर एक बड़ा सारा लकड़ी का टुकड़ा, ब्लॉक, हैवी ब्लॉक, वो उसकी छाती के अंदर रखकर ऊपर से जो स्किन थी वो अंदर वापस ढक दी, उस लकड़ी के ऊपर ढक दिया और बेचारी प्रिक उस तिजोरी वाले डब्बे के अंदर पैक हो चुकी थी। अगेन एक रिक्शा को बुलाया गया और इसके 2 फॉलोवर्स इस तिजोरी को घिसाते हुए बाहर की तरफ लेकर आए, रिक्शा के अंदर रखा और रिक्शा वाले को कहा कि चाओ प्राया रिवर के पास ले चलो। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये रिक्शा चाओ प्राया रिवर के पास पहुंची और इन लोगों ने, इस दोनों ही फॉलोवर्स ने उस रिक्शा के अंदर से उस तिजोरी को उतारा और रिक्शा वाले को कहा कि ठीक है अब तुम चले जाओ, तुम्हारा काम खत्म। रिक्शा वाला वहां से जा चुका था और मौका देखकर इन दोनों ही फॉलोवर्स ने उस तिजोरी को उठाकर चाओ प्राया रिवर के अंदर फेंक दिया। बूनपेंग और उसके फॉलोवर्स को लग रहा था कि उनका प्लान बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ये तिजोरियां कभी अब वापस ऊपर नहीं आएंगी, ये एक बार डूब गई मतलब ख़त्म, नदी इनको आगे अपने साथ बहा कर ले जाएगी समुद्र की तरफ। लेकिन ये टोटली रॉन्ग थे। जनवरी 1918 का टाइम आ चुका था जब चाओ प्राया नदी के पास बने गाँव में से कुछ मछुआरे उस दिन फिशिंग करने के लिए अपनी बोट के साथ इस नदी में उतरे और आगे तैरते हुए उन्होंने अपना जाल भी डाल दिया था। अब कुछ देर बाद उनको जाल अपना वापस निकालने के लिए जाना था। अब जब वो जाल वापस निकालने के लिए गए तब उन्होंने नोटिस किया कि एक डब्बा जो कि इस नदी में ऊपर धीरे धीरे तैर रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। ये मछुआरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि देखने में ये बहुत ज़्यादा कीमती सा लग रहा था डब्बा, ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई खजाना होगा। मछुआरों ने सोचा कि एक बार इस डब्बे को हथिया लें तो आगे कभी ज़िंदगी में कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने अपने बोट के पैडल उस डब्बे की तरफ मारने शुरू किए। जल्दी वो बोट डब्बे के पास पहुंच चुकी थी। बहुत हिम्मत लगाकर बहुत भारी सा वो डब्बा इन्होंने अपनी बोट में रखा और फाइनली प्लान किया कि हम इसको किनारे पर ले जाकर खोलेंगे। बोट को पहले किनारे पर लेकर गए, मछलियाँ बाद में देखेंगे उसको। इस डब्बे को सभी के सामने खोलना था क्योंकि हिस्सा जो अंदर होने वाला था वो सभी के बीच में बराबर बंटना था। सो सभी ने इसका पहले ताला तोड़ा और जैसे उन्होंने ऊपर उठाया इसका ढक्कन, सभी लोग पीछे हट चुके थे क्योंकि अंदर एक महिला की डेड बॉडी थी और देखकर ही लग रहा था कि ये महिला काफ़ी दिनों से
मृत इस डब्बे के अंदर पैक पड़ी है। पुलिस वालों ने जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आसपास के लोगों से भी बात की गई कि किसी ने इसको डालते हुए देखा हो। मछुआरे जिन्होंने इसको ढूंढा था उनसे भी अच्छे से पूछताछ की गई, लेकिन किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इस डब्बे के अंदर कैसे महिला पहुंची, किसने इसका मर्डर किया। जब और कोई चारा पुलिस वालों को नहीं दिखा तो उन्होंने इस डब्बे की फोटो खींचकर वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर छपवा दी, ताकि लोकल पब्लिक वो सामने आए। किसी ने कुछ तो देखा होगा, कोई तो कुछ बताएगा आकर कि यहाँ क्या हुआ था, ये लड़की कौन है। सबसे पहले इस अखबार को पढ़कर एक महिला रोती रोती पुलिस वालों के सामने आई। उसने जब उस डेड बॉडी को देखा तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और कहा कि ये मेरी बेटी प्रिक है, जो कि बूनपेंग के पास गई थी। बूनपेंग ने उसको लेटर भेजकर अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस वालों ने जैसे ही बूनपेंग का नाम सुना तो उनको भी लग रहा था कि ये बाऊजी काफ़ी टाइम से हमारे एरिया में एक्टिव है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग लीड उनके पास नहीं है, कोई शक करने का रीज़न उनके पास नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो वो ऐसे ही किसी के ऊपर भी हाथ नहीं डाल सकते। अब सॉलिड लीड कोई पुलिस वालों के पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से अखबार का सहारा लिया। अब क्योंकि मृतक की पहचान कन्फर्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने पूरी आइडेंटिटी के साथ प्रिक का नाम लिखते हुए अखबार के अंदर छापा कि ये लड़की मरी है, ये बूनपेंग के पास गई थी, लेकिन हमारे पास कोई भी सॉलिड लीड नहीं है। अगर किसी ने इसको वहाँ जाते हुए देखा हो या फिर कोई और सबूत किसी के पास हो तो प्लीज़ आप लोग हमसे आकर मिलें, हम आपकी पहचान को गोपनीय रखेंगे। और अब पुलिस वालों के सामने आने वाला था बहुत ही एक शॉकिंग सा ट्विस्ट, एक शॉकिंग सा पर्सन, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बूनपेंग के 2 फॉलोवर्स में से एक फॉलोवर, जिसने इस तिजोरी को उठाकर उस रिक्शा से इस नदी के अंदर डंप किया था, वही फॉलोवर पुलिस वालों के पास गया और रोते रोते बोला कि मैं अपने किए हुए कारनामों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। जो बॉडी आपको मिली है ये डेड बॉडी मैंने ही काटी थी, लेकिन बूनपेंग के कहने पर, वो मेरा गुरु है इसलिए मुझे जो भी उसने कहा वो करना पड़ा। पुलिस वालों के पास अब एक स्ट्रॉन्ग लीड तो थी कि हाँ फाइनली अब एक गवाह है जो बोल सकता है, उसके खिलाफ गवाही दे सकता है। इतना ही नहीं, उस फॉलोवर ने पुलिस वालों को बताया कि ये काम बूनपेंग ने पहली बार नहीं किया, बल्कि वो इससे भी पहले कई कांड ऐसे कर चुका है जिनके अंदर हम खुद इन्वॉल्व थे। इसी बीच पुलिस वाले अपनी लीड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और किसी गवाहों का इंतजार कर रहे थे कि कोई और भी आ जाए जो हमारे साथ खड़ा हो सके, क्योंकि ये हो सकता है फॉलोवर उसके बहकावे में दोबारा से आ जाए बूनपेंग के और ये अपनी गवाही से मना कर जाए। और तभी एक रिक्शा वाला पुलिस वालों के पास आया और उसने बताया कि जनाब, जिस तिजोरी के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये तिजोरी मेरी ही रिक्शा के अंदर उस बूनपेंग के क्वार्टर से रिक्शा मैंने चलाई थी, उसके अंदर उन्होंने तिजोरी रखी थी। तो उसके फॉलोवर मेरे साथ गए थे और इस तिजोरी को उन्होंने ही उठाकर इस नदी के अंदर डंप किया होगा, क्योंकि मुझे तो उन्होंने नदी के पास छोड़कर वापस जाने के लिए कहा था। मैं अपनी रिक्शा लेकर वापस जा चुका था। अब पुलिस वालों के पास स्ट्रॉन्ग लीड थी और कमाल की बात यहाँ ये थी कि जिस दिन ये रिक्शा वाला आया था उससे अगले ही दिन ये बूनपेंग शादी कर रहा था टैट नाम की उसी लड़की के साथ। पुलिस वालों के पास मौका भी था कि हाँ फाइनली हम उसको कल जाकर अरेस्ट कर भी सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले डर भी रहे थे कि कहीं हम उसको उसकी शादी में उठाने जाएं और उसके जो भक्त आए होंगे आसपास वो भड़क ना जाएं। अगले ही दिन पुलिस वाले अपने साथ हथकड़ियां लेकर पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही इस बूनपेंग ने पुलिस वालों को देखा अपनी ही शादी के अंदर, बूनपेंग ने अजीब सा काला जादू करना शुरू कर दिया। बट पुलिस वाले नहीं रुके, वो सीधा अपनी हथकड़ी लेकर बूनपेंग के पास गए, दोनों हाथों को पीछे करके उसके हथकड़ियां लगाई, उसको अपने साथ उठाकर ले गए। पुलिस वालों ने उसकी जी लगाकर सेवा करी, अच्छे से उसको तोड़ा और फाइनली उसने बोलना शुरू किया। उसने सबसे पहले प्रिक के मर्डर को कन्फेस किया कि हाँ मैंने प्रिक को मारा है और मजबूरी में मारा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो मेरे ऊपर अब एक जिम्मेदारी बन चुकी थी, सो मुझे उसको निपटाना पड़ा। पुलिस वालों ने पूछा कि और भी कांड तूने किए होंगे, उसके बारे में भी बता। उसने बताया कि मैंने सबसे पहला कांड मिस्टर नाई जो वो ज्वेलर था उसके साथ ये सब कुछ किया था और उसके बाद मुझे आदत सी लग गई। पुलिस वालों के पास अब 2 कंफर्म विक्टिम थे कि हाँ 2 का मर्डर तो इसने किया है, लेकिन इसके अलावा पुलिस वालों को और भी तिजोरियां तैरती हुई मिली थी, लेकिन उनमें से किसी के भी बारे में इसने बताने से मना कर दिया। नहीं, वो सारी तिजोरियां मेरे साथ लिंक्ड नहीं है। पुलिस वालों ने उन महिलाओं के माता पिता को ट्रेस करना शुरू कर दिया जो इसके पास जाती थी और उनमें से ढूंढना शुरू कर दिया कि कितनी आज तक गायब हुई हैं। 5 और महिलाएं, उनके माता पिता सामने आए जिन्होंने बताया कि हमारी बच्ची इसके पास जाया करती थी और ये बूनपेंग हमारी बेटी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व था, लेकिन आज तक हमारी बेटी वापस घर कभी नहीं आई। पुलिस वालों ने उसके ऊपर और भी जोर बनाया, लेकिन उसने कन्फेस करने से मना कर दिया। लेकिन उसके जो आश्रम के अंदर जो फॉलोवर्स रहा करते थे उन सभी ने गवाही दी कि 7 अलग अलग तिजोरियां तो हमने देखी हैं, हमारे आगे से ही गई है रिक्शा के अंदर लोड होकर। 7 कंफर्म विक्टिम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं तो हमें पता नहीं। चलिए अब इस बाऊजी को तो पकड़ लिया,
इसकी अच्छे से सेवा भी हो गई अंदर जेल में। अब बारी थी इसके कोर्ट प्रोसीजर की। तो इतना पुराना केस था, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश भी करी कि आखिर कोर्ट के अंदर क्या क्या कुछ हुआ, क्योंकि मुझे बड़ी चुलसी रहती है देखने के लिए कि कोर्ट ने आखिर इसके अंदर कैसे प्रोसीड किया। बट बहुत ज़्यादा पुराना केस था तो उसके बारे में कुछ भी मुझे न्यूज़ मिल नहीं पाई। सिर्फ इतना ही पता चला कि हाँ, इसको आगे सज़ा होनी है। दूसरा, जो इसके दोनों वो फॉलोवर्स थे जो इसकी हेल्प करते थे, उनके साथ भी कोर्ट ने क्या किया ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं भी मेंशन ही नहीं है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी यार। और सज़ा के तौर पर कोर्ट ने इस बून पैंग को 2 मर्डर्स, एक तो मिस्टर नाई जो जूलर था और एक है मिसेस प्रिक, इन दोनों साबित हो चुके मर्डर्स के लिए सेंटेंस टू डेथ सुनाया। जी हाँ, डेथ पेनल्टी दी से सजाए मौत, और दिन रखा 19 अगस्त 1919 का। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरा केस आपने सुन लिया। अब बारी थी सजा की। ये सजा ही थी जिसके अंदर बहुत ही गहरा ट्विस्ट मुझे मिला। आप भी यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो इसको सजा सुनाई थी सजाए मौत की, और ये मौत की सजा कोई नॉर्मल नहीं थी कि एक चैम्बर के अंदर इसको फांसी पे लटका दिया या फिर लीथल इंजेक्शन दे दिया या फिर इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दिया। इसको दी जानी थी सभी पब्लिक के सामने बैठाकर, इसको एग्जीक्यूट किया जाना था, इसकी गर्दन काटी जानी थी। तभी सुबह के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास पुलिस वाले इस बून पैंग को पीछे हथकड़ियां लगाकर एक बड़े सारे ग्राउंड में लेकर आए, जहां पहले से ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। और इस ग्राउंड के अंदर बड़ा सारा पोल बीच में गाड़ा गया था, और तुरंत ये पुलिस वाले इस बून पैंग को लेकर हथकड़ियों के साथ इसी पोल पर पहुंचे। हथकड़ियां खोलकर इसके दोनों हाथ इस पोल पर बांधे गए, इसको नीचे घुटनों के बल बैठाया गया और इसकी गर्दन अब नीचे झुक चुकी थी। और तभी भीड़ को चीरते हुए एक आदमी अपने हाथ में तलवार, जो कि वहाँ का उस टाइम पर सरकारी जल्लाद था, वो जल्लाद अपने हाथ में तलवार लेकर आया और उसने सामने बून पैंग को देखा। अब आप बस सोच कर देखिए, आसपास इतने सारे लोग वो देख रहे हैं कि क्या कुछ अब यहाँ पर होने वाला है। एक आदमी जिसको वो पूजते थे, जिसके पास मदद मांगने के लिए जाया करते थे, उसी का अब सिर कटने वाला है। इस जल्लाद ने अपनी सेरेमनी के अकॉर्डिंग बून पैंग के सामने तलवार हाथ में लेकर डांस करना शुरू किया। अब आप बस सोच कर देखिए बून पैंग को उस टाइम पर कैसा फील हो रहा होगा। वो अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रहा, शर्म के मारे या फिर डर के मारे, कुछ भी कह लो आप। और उसके सामने जल्लाद अपने हाथ में तलवार लेकर डांस कर रहा है, और हजारों लोगों की भीड़ जो कि उसके एक टाइम पर भक्त हुआ करते थे, ये भक्त उसको देख रहे हैं। और वो जल्लाद तभी डांस करते करते बून पैंग के पास गया और उसने तलवार उठाकर बहुत जोर से बून पैंग के गर्दन के ऊपर पीछे से मारी यहाँ से। लेकिन इतनी तेज धारदार तलवार, एकदम नई जैसी, उसको रिसेंटली ही धार भी लगाई गई थी। लेकिन कमाल की बात यहाँ ये थी कि एक खरोच तक वो वार जो किया था उस जल्लाद ने अपना पूरा जोर लगाकर, उस वार से एक खरोंच तक बून पैंग को नहीं आई। ये चीज़ देखकर वो जल्लाद बहुत ज़्यादा चौंक गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसने पहले भी एग्जीक्यूशन ऐसे करे थे सरकार के कहने पर, कोर्ट के आदेश पर, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। एक ही वार में या फिर कुछ उस वार में कुछ तो चोट लगनी चाहिए थी। धारदार तलवार है वो, ब्लेड जैसी, लेकिन यहाँ बून पैंग को एक भी खरोच तक नहीं आई। तब उसने बून पैंग की तरफ नीचे झुककर देखा कि वो कर क्या रहा है, क्या ऐसा उसको फील हुआ। तब बून पैंग अपने होठों को हिलाता हुआ दिखा कि बून पैंग कुछ मन ही मन में बड़बड़ा रहा है, वो कुछ बोल रहा है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा है। तब बून पैंग ने फाइनली फर्स्ट टाइम इस भीड़ के सामने अपना मुंह ऊपर किया और अपने बड़बड़ाते हुए मुंह से उसने अपना मुंह खोला, और खोलते ही उसके जीभ से एक छोटा सा बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू वो जमीन पर आकर गिरा। और इस स्टैचू के गिरते ही वहाँ खड़े लोग आपस में बातें करने लगे कि ये भगवान बुद्धा ही थे जो कि इसको बचा रहे थे इस वार से। और तभी जैसे वो स्टैचू नीचे गिरा, उस जल्लाद ने वो स्टैचू उठाया और दोबारा से अपनी तलवार उठाई और दोबारा से उसने इस बून पैंग के गर्दन पर पीछे से वार किया। और अब की बार उसका एक ही वार में वो सर कट कर नीचे गिर चुका था। जो सबसे नज़दीक लोग खड़े थे जिन्होंने देखा था लाइव होते हुए, उन्होंने बाद में बताया कि कटने के बाद जैसे ही खून निकलना शुरू हुआ, उसकी जो सारी नसें थी, गले से बाहर खून के फव्वारे निकल रहे थे। बट जो सिर नीचे गिरा हुआ था वो अभी भी बड़बड़ा रहा था, उसके होंठ अभी भी हिल पा रहे थे। लोगों को लगा कि ये फाइनली अपने लास्ट ब्लैक मैजिक को परफॉर्म कर रहा है। बून पैंग की मौत के बाद उसकी लाश को जिस मंदिर में काम करता था उसके ही पास एक अलग से गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफनाया गया। लेकिन अब इस लाश के ऊपर ही कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी। जो आसपास लोग रहते थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि बून पैंग की आत्मा आज भी इसकी जो लाश यहाँ पर गड़ी हुई है इसके आसपास ही भटकती रहती है, हमें वो दिखाई देता है चलता फिरता या फिर बोलता हुआ। लोगों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत सरकार को भी करी और जो लोकल पुलिस वाले थे उनको भी काफ़ी बार बताया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और तब लोगों ने ही एक्शन लेने की सोची और एक्शन लेने के नाम पर लिटरली लोगों ने हक दिया, मैं ये कहूँगा, या फिर पता नहीं क्या किया। बट इन लोगों ने मिलकर उसकी कब्र के ऊपर एक बड़ा सारा मंदिर बना दिया
और लोग इसको पूजने लगे। अब यहाँ पर दो तरीके की विचारधाराएं हैं। मैंने जब इसके बारे में ढूंढने की कोशिश करी कि उन्होंने मंदिर क्यों बनाया, तो मुझे दो आंसर्स मिले। पहला ये कि या तो वो लोग इसको अभी भी अपना भगवान मानते थे, इसको वो पूजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका मंदिर बनाया, या फिर दूसरा आंसर मुझे ये मिला कि उन लोगों ने डर के मारे उस आत्मा को शांत करने के लिए ये मंदिर बनाया। और ये थाईलैंड जैसे या फिर साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो लोग अननेचुरली मरते हैं या फिर बहुत ही ब्रूटल जिनकी डेथ होती है या फिर जिनके कर्म आगे आते हैं और उस कर्म की वजह से उनको डेथ मिलती है, उनकी आत्माएं कभी भी मोक्ष नहीं पाती, वो कभी ऊपर नहीं जाती, वो हमेशा आसपास ही भटकती रहती हैं। इस मंदिर को बने अब दशकों बीत चुके हैं और ये मंदिर आज भी पूरे थाईलैंड के अंदर एक बहुत ही बड़ी वहाँ पर प्रचलन सा बन चुका है। वहाँ पर इसके बारे में स्टोरीज सुनाई जाती हैं, इसके ऊपर हॉरर मूवीज़ बनाई जाती हैं। जैसे अपने यहाँ पर बूगी मैन था, उसके बारे में लोग बताते थे, वैसे ही वहाँ पर बूनपेंग है। आज भी माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए डर के मारी यही कहती हैं कि सो जा वरना अंकल बूनपेंग आ जाएगा। 2025 में थाईलैंड के अंदर इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी तक बनी जिसका नाम रखा गया द ब्लैक कॉफिन। ये मंदिर आज भी वहाँ जैसे का तैसा बना हुआ है। 100 साल से ऊपर बीत चुके हैं, आज भी लोग इस मंदिर की पूजा करते हैं, वहाँ पर रेगुलरली जाते हैं जो लोग इसके अंदर बिलीव करते हैं। बट आप मुझे बताइए कि इस केस के अंदर ऐसा क्या था जो अननेचुरल भी था या फिर कुछ गलत था। गलत तो ऑब्वियसली बहुत कुछ था इस केस के अंदर। जो भी इस बूनपेंग ने किया ठीक कहीं से भी नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मॉन्क्स को बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही शांत माना जाता है। पूरी दुनिया में लोग मॉन्क्स की पूजा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, वैसे ही दूसरे देशों में मॉन्क्स होते हैं। हम अपने साधु संतों को हमारा भगवान मानते हैं, वैसे ही वो लोग भी उनको भगवान मानते हैं। और थाईलैंड के लिए हम उसकी बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि ये थाईलैंड का बूनपेंग जो था ये पूरे थाईलैंड का सबसे पहला सीरियल किलर था और सबसे आखिरी वो इंसान जिसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया हो, उसकी ऐसे गर्दन काटी गई हो। ऐसा उसके बाद कभी पूरे थाईलैंड में नहीं हुआ। लेकिन मेरे सवाल अभी भी 2-3 पेंडिंग है। एक तो ये कि क्या सच में उसने सिर्फ 7 लोगों को मारा था? उसने पुलिस वालों के आगे तो एक्सेप्ट किया कि सिर्फ उसने 2 ही मारे थे, लेकिन अनकन्फर्म्ड जो रिपोर्ट्स हैं वो 7 की हैं। लेकिन क्या 7 ही थे या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है? और दूसरा सवाल ये कि एक बंदा जिसके ऊपर हजारों लोग विश्वास करते हों कि हाँ भाई ये हमारा भगवान है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? बट इस केस से हमें बहुत ही तगड़ी सीख मिलती है, और वो ये कि ये जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी या फिर दीवारों पर लिखे मिलते हैं ना कि समस्याओं का समाधान, गृह कलेश से छुटकारा, पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, विवाह में देरी, या फिर ये जो इस तरीके के काला जादू वगैरह करते हैं, गड़ा खजाना निकालना टाइप, इन सब से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे पूरे भारत का ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो इस तरीके के लोगों के ऊपर विश्वास करता है, रेगुलरली उनके पास जाता है। और कमाल की बात यहाँ ये है कि बहुत सारी महिलाएं अपने घरों में बिना बताए ऐसे बाबाओं के ऊपर विश्वास कर लेती हैं। वो चुपके चुपके इन बाबाओं के पास जाती हैं। वो बाबा या तो इनको नशीली चीज़ें देकर या फिर अपने झूठे प्रोमिसेस के अंदर बहला फुसला कर इनके साथ गलत संबंध भी बनाते हैं। और कई केसों में मैंने ऐसा बहुत सारे केसेस आपको पहले भी बताए हैं कि ये बाबा, इस टाइप के बाबा है जो काले जादू टाइप के परफॉर्म करते हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा आए दिन न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनते हैं कि उसने उसका मर्डर कर दिया या फिर कांड कर दिया। मैं सभी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है। मैं आपको आज बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी ऐसी समस्या से परेशान हैं जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, सबसे पहले आप उस समस्या को अपने परिवार वालों से डिस्कस करें। अगर परिवार वालों की समझ में नहीं आ रहा या फिर अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, तो आप जाकर सीधा डॉक्टर से मिलें, उस चीज़ का इलाज करवाएं। तंत्र मंत्र या फिर झाड़ फूक करना किसी चीज़ का इलाज नहीं है। हम 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं और आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि हर चीज़ का इलाज साइंस के पास है। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसे किसी बाबा को देखा है जिसके ऊपर आपको शक हो या फिर वो आपको थोड़ा बाऊजी टाइप का लगता हो? तो हाँ, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। या फिर अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, और जो भी केस से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज होती हैं वो वहीं पर बने हुए ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं अपलोड करता हूं, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मैं शेख को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।